लोकतंत्र और विविधता परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को साथ संग लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी में कोर्लेस और स्मिथ को मेरा सलाम। क्या मेरे अंदर ऐसा कर पाने का साहस कभी होगा? इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन का की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले में 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था और सिर झुकाकर तथा मुट्ठी ताने हुए जो खिलाड़ी खड़े हैं वे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये अफ्रीकी अमेरिकन है, अफ्रीको अमेरिकन है। इन्हें क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों को याद में काले मनकों ये चित्र में दिखाए गए हैं। काले मनकों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्तानों और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप उनके काम को राजनीति मानेंगे? पीटर नॉर्मन जो न तो अमेरिकी थे न अश्वेत थे, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बात बोले, चित्र भेद खोले। अफ्रीको अमेरिकन अश्वेत अमेरिकन या श्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला, जिसका उद्देश्य अफ्रीको अमेरिकन लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़ गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों का और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। अश्वेत शक्ति आंदोलन यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। 2005 में सन होज स्टेट यूनिवर्सिटी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरुद्ध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई। 1968 के पदक वितरण समारोह की असली तस्वीर भी ऊपर इंसेट में दिए गए हैं। ये मूर्ति दोनों की दिखाई गई है। ये विकिपीडिया और photoflipper.com केविन से लिया गया है। बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को अब भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगली ओलंपिक में उन्हें
ऑस्ट्रेलियाई की टीम की जगह नहीं दी गई, और पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़े नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सन होच स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों के अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले में स्मिथ और कार्लेस भी थे। बीच बस में कुछ दलित समूह 2001 में टर्बन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इन फैसले पर ये 3 प्रतिक्रियाएं सामने आई। अमनदीप कौर सरकारी अधिकारी, हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूँ। नम समाजशास्त्री, जो जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसीलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्री होता है। नस्ल विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा है। अशोक दलित कार्यकर्ता है, किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और मत भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विरोधी रूप में जीव शास्त्री नहीं है, यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्री और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए। इनमें से किस राय को आप सबसे सही मानते हैं, कारण बताइए। मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे से ज्यादा समानता रखती हैं। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जाएगा? समानता, असमानता और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में सामने आती है। सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में सामने आती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग हो है, उनकी शारीरिक क्षमता या अक्षमताएं अलग अलग हो। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म और आधारित नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय में पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपने पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनाते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। इस कार्टून में हर व्यक्ति अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून का क्या मतलब समझ में आता है? आपकी कक्षा के अन्य छात्रों इससे क्या अर्थ निकाल सकते हैं? ये हाथ में लिए हुए चित्र दिखाया गया है। हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव कराते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे। दोनों अफ्रीको अमेरिकी थे जबकि नॉर्मन श्वेत थे, पर इन तीनों में से एक समानता थी, वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर यह देखा जाता है कि धर्म को मानने वाले लोग
खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस करते हैं। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इसी प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है। इस तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। और दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान अलग अलग धारण करती है। विभिन्नताओं में असमंजस और टकराव, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित अप्रकट रंग भेद आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह में अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण ले, दोनों ही एशियाई बाहुल्य देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेम में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसे मेल दिखाई नहीं देते हैं। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक को प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। जबकि सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथी जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, देश बड़ा हो या छोटा, इसमें इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, ये चित्र में रंग भेद प्रकट किया गया है। एक रोज किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह। यहाँ है एक दिलचस्प अभिलेख। इस नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? क्या इस समाज में कुछ ऊंचे थे और बाकी नीचे? ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर होगा। क्यों कहा गया इस फिर मशीन का युग? यह तो एन 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था। दया पवार, माँ काली काली पतली देह, वह माँ थी मेरी जंगल में गुम। ठीक सुबह से जलवान के लिए हम सारे भाई साथ बैठ देखते थे उसकी राह, और अगर वह जलवान न बेच पाती तो भूखों सो जाते थे। बामन नीलांबर, NCDHR, डिटेल ऑफ पीपल ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री। दलित कवियों की इन 2 कविताओं को पढ़ें। पोस्टर के ऊपर अप्रकट रंगभेद क्यों लिखा है? वहां भी अनेक समुदाय के लोग जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहां मोटे तौर पर इतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में से भी पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसंस्कृति हो गए हैं। बात बोले भेद खोले। समरूप समाज एक ऐसा समाज जिसमें समुदाय, संस्कृति या जाति विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती है। क्या आपने समझा और क्या जाना? इमरान 10वीं कक्षा के सेक्शन ब की छात्र है। वह 12वीं कक्षा के छात्रों की विदाई पार्टी देने की तैयारी में अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के साथ
11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही है। पिछले महीने उसने अपने सेक्शन की खो खो टीम की तरफ से 10वीं कक्षा के सेक्शन अ की टीम के खिलाफ मैच खेला था। वह बस से घर जाती है और उस बस में यमुना पार से आने वाले और भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। इमराना उनसे भी हिली मिली है। इमराना और उसकी बड़ी बहन नईमा की शिकायत है कि उन्हें तो माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है, जबकि उनका भाई कोई काम नहीं करता। इमराना के पिता उसकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लड़का उन्हीं की हैसियत का हो। क्या आप बता सकते हैं कि इमराना की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? घर में वह एक लड़की है, धर्म के हिसाब से स्कूल में वह सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है? पहली नजर में तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसे कई देशों में हो चुका है। परिणामों का दायरा। उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लें, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जाति कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और बचा हुआ जबकि 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधि नेशनलिस्ट पार्टी करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, तो उसका मुख्यतः कैथोलिक बाहुल्य है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधि यूनियनिस्ट पार्टी करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बल सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुए राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसे उदाहरण के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। गणेश विदेश घूमकर आया था। वह महाश्वेत को बता रहा था। ये बुल्गारिया, रोमानिया या भारत की कहानी है। बता रहा था कि पूर्वी यूरोप में विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानिय लोगों का जीवन कैसा है। उसे योरदांका मिली थी, जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही थी। नर्स होने के चलते आप किसी तामीरदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरे परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखने तो जानते ही नहीं। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते हैं और दीवार पर थूकते रहते हैं। धैर्य तो उनमें होती ही नहीं। वे हमारे डॉक्टर को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनकी रंग की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। जरा उनका पोशाक तो देखिए। आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते? फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसे पर इलाज कराते हैं। ये बात
कुछ सुनी सुनाई सी लगती है, माँ श्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाले रोमानिया जेनी के बारे में बताया। जब वो 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वो अस्पताल में थी पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहां की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पताल में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने कैबिन में सामने इंतजार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहाकर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरे गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। प्रवास के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। माँ श्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही क्या थी। वह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है। यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जा रहे आम पेशा लोगों के साथ यही व्यवहार होता है। क्या आप महाश्वेता की बात सही लगता है? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदाय को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसे बर्ताव होता है? क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें कहते सुना है जैसे युगारदंका और मुर्देंजेनी कह रही थी? अगर हाँ, तो जरा यह कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती तो यह कहानी कैसी होगी। क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करनी चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारियाई के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहनने और वैसा ही आचरण करें? उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही न हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। ये डायग्राम में तो ऐसी सारी दुनिया में होता है कि यूरोप में भी मुझे लगता है कि सामाजिक विभाजन तो भारत जैसे गरीब देशों में ही होता होगा। पर इसके साथ ही यह भी सच्चाई है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। पहले हमने भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में विभाजन किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बातें करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों की जरूरतों को पूरा करने वाली नीति बनाना भी इस कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसके हित में राजनीति करती हैं। इस पर सबका परिणति देश के विखंडन में नहीं होता है। 3 आयाम सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला चीज, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के अधिकार लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हों। इस नजरिए से उनके साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नजरिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी
प्रदेश, क्षेत्र, भाषा, समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए ही मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। ये चित्र में नो अमेरिकीय या जुस्का रेटन फ्लिपकर.com से लिया गया ये चित्र है। नो ब्लैक्स, नो डॉग्स, नो इरिस, लंदन 1966। नो रशियन, नो प्रेजुडिशियल, नो विक्टोरी फ्लैस्ट 2005। उत्तरी आयरलैंड में कुछ स्थानों पर प्रोटेस्ट और कैथोलिक लोगों के समुदाय दीवार के माध्यम से बटे हैं। इन दीवारों पर अक्सर कुछ न कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इस तस्वीर में भी आप यह देख सकते हैं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था। यह अंकित दीवार लेखन सामाजिक तनाव के बारे में क्या कहती है। तीसरी चीज है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनता। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक समान बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशियों पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजन के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती हैं। इसके चलते कई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता। इसी स्थिति में लोकतंत्र मजबूत होता है। विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और भी इस चीजों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला ये चित्र में दिखाए गए हैं। पहले वाले में जोश जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाने के लिए सामाजिक विभाजन से जुड़ी तस्वीरें जमा कर या बनाए। क्या आप खेल के मामले में सामाजिक विभाजन या भेदभाव के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं। ये जोश फुटबॉल के देख लगता है। डोरियो कैंसिलो के एंगल कार्टून्स में नस्लवाद फुटबॉल की गेंद की तरफ दिखा रखा है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक बड़े विभाजन की जगह अनेक छोटे विभाजन लाभकारी होते हैं और आपके कहने का यह भी मतलब है कि राजनीति एकता पैदा करने वाली शक्ति है नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित या भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसे गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाली संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेते हैं और शासन के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का ही सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है। ये प्रश्नावली के प्रश्न दिए रखे हैं। इसमें ये लिख रखा है कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्र को उसकी असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्र तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब
यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, अश्वेत स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी तथा गैर यहूदी, प्रोटेस्ट तथा कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगे और इसी पुरानी निग्रो प्रार्थना को गाएंगे। मिली आजादी प्रभु बलिहारी, मिली आजादी मेरा एक सपना की एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं, सभी लोग